दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक दिन गुजर रहा होगा। थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का मेरा फैमिली बढ़ रहा है, इसमें वीडियो रिकॉर्ड करने तक 6,855 लोग अब तक जुड़ चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है, इसको आगे बढ़ाइए। ये आपका काम है, मेरा नहीं। मैं जो कर रहा हूँ, बस मैं जो जानता हूँ वो कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव को आपके साथ सिर्फ साझा करता हूँ। शायद इस अनुभव से आपको कुछ ना कुछ लाभ हो, बस मेरा प्रयास इतना ही है। बाकी परिवार में अगर सदस्य बढ़ेंगे तो एक लाभ समझिए कि मेरे मेहनत का फल थोड़ा मिलने लगेगा। चलिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मुझे खुद अपने बारे में जानकारी देना आवश्यक है उन नए लोगों के लिए। भाई, मेरा नाम संजीव वर्मा है। मैं एक एमएसएमई हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ, पटना में रहता हूँ। और काम तो मैंने कई किए हैं, कई इन द सेंस कि अभी तक मेरा आयु 49 ईयर्स, और इन 49 ईयर्स में मैं 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि कुछ पहले का वॉल्यूम सब देखिएगा। इस पे मैं डिटेल से चर्चा करते आया हूँ, तब आपको पता चलेगा। थोड़ा मेरा व्यूज़ भी तो इस चक्कर में बढ़ जाएगा। अगर एक इसी बात को मैं हर वॉल्यूम में रिपीट करूँ तो कुछ बोरिंग होने लगेगा, वो होना नहीं चाहिए। मेरे साथ आईसीआईसी बैंक के 9 अधिकारियों ने धोखाधड़ी किया। उसका मुकदमा मैंने कोर्ट में ले गया। माननीय न्यायालय, माननीय 4 जज ने मेरे फेवर में अभी तक आदेश पारित किया है। विस्तृत जानकारी के लिए वॉल्यूम 1 जरूर देखिएगा। देखिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इस पूरे सीरीज का बुनियाद है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नाम तो आप सावधान बैंक लोन कभी नहीं है, नाम हेडिंग वही रखे हुए हैं, और इसमें आप बहुत सारी चर्चा करते हैं। सारी चर्चे के जड़ में ये बात है। जड़ और बुनियाद को भूलना मुश्किल है। किस वजह से मुझे सामने आना पड़ा, ये वजह आपको वॉल्यूम 1 में दिखाई देगा, वॉल्यूम 2 में दिखाई देगा। और उसके बाद मेरी ये कोशिश है कि बैंक के कर्ज से आप लोग बिल्कुल दूर रहें। देखिए, कल की बात, ताज़ा ताज़ा बात। कुछ हुआ यूं कि मेरे ससुर जी का 50वां सालगिरह शादी का, सास ससुर का, इसी महीने 2-4 दिन के बाद, चंद दिनों के बाद आने वाला है। और मेरी पत्नी और उसकी छोटी बहन काफ़ी परेशान थी कि इसको थोड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। मतलब इन लोग का प्रयास एक लंबे समय से चल रहा था। मैं मना कर रहा था कि इतना पहले से मत प्लानिंग करो। बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग किया हुआ चीज़ कभी कभी विफल भी हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत लंबा प्लानिंग करके कोई काम नहीं करता हूँ। दिमाग में योजना रखता हूँ, ठीक है, वक्त आएगा। कुछ मेरा बहुत सारा सरप्राइज टाइप का वर्क होता है, और हमको क्या पता, उसमें बहुत अच्छा लगता है। इन लोग का दिमाग था कि भाई इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सीखने के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा सा देखिए। कुल मिला के हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। आज के डेट में कई मोटिवेशनल स्पीकर के भविष्य पे ताला लगा हुआ है। वो लोग जो बैठ के सोशल गैदरिंग के टाइप का लोग को बैठ के भाषण देते थे, अच्छा पैसा भी वो लोग कमा रहे थे इधर से, अब वो लोग परेशान हैं। उसी में से कल एक मोटिवेशनल स्पीकर का कुछ बात सुनने का मौका मिला। वो कह रहे थे कि देखिए, वायरस वायरस बेमतलब का प्रचार किया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं है। अधिकतर लोग अब इसी टाइप का बात करने लगे हैं, जिन लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए हैं। अब वो लोग इसका दूसरे तरह से प्रचार प्रसार में लग गए हैं कि भाई देखिए, वायरस वायरस कुछ नहीं है, बेवजह का प्रचार किया जा रहा है। लोग तो पहले भी मरते थे और इससे ज़्यादा मरते थे, अब तो वायरस के युग में कम मर रहे हैं। अब देखिए, ये बात में कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं। मुझे जो सुनने में मिला मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बेवजह आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्या ज़रूरत है, नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाइए। तो भाई, गवर्नमेंट का मशीनरी, ये लॉकडाउन, कुछ तो मायने होगा। आखिर सरकार को कोई इनपुट मिल रहा होगा, तभी सरकार लॉकडाउन किया।
पूरा विश्व आज इस लॉकडाउन में आ गया। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ लोग को दिमाग नहीं है, 2 मिनट के लिए अगर उनकी बातों को मान लिया जाए, हो सकता है कि भारत के लोग को दिमाग नहीं है, जबकि भारत के लोग से विश्व का कई बड़ा बड़ा कारखाना चल रहा है, बड़े बड़े विभाग चल रहे हैं। भारत में दिमाग की कमी नहीं है, दिमाग असल में यहीं पे है। लेकिन अब लोग को लगता है कि भाई इसका कोई उपचार नहीं है। वाकई सर, ना इसका सही पूछिए तो कोई उपाय है ही नहीं। बार बार मैं कह रहा हूँ, जो बात सामने आ रही है आपको परहेज करना पड़ेगा, वैक्सीन का इंतज़ार कीजिए। देखिए, कल की बात पे मैं आता हूँ। चर्चा ये दोनों बहन में हो रही थी, तो खैर प्लानिंग तो इन लोग का नहीं हो पाया। ये लोग चाह रहे थे कि किसी छोटा मोटा होटल में भी कम से कम 50-100 नज़दीकी रिश्तेदार को बुला के इस फंक्शन को थोड़ा किया जाए। करना भी चाहिए, अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन मैं मना कर रहा था कि अभी होटल वोटल के चक्कर में मत जाओ तुम लोग बेवजह। जो भी तुम लोग के पास जमा पैसा है उसको रखो, वक्त पे काम आएगा। तो फिर ये लोग सोचे कि अब ऐसा वायरस का युग आ गया, ये सब तो अब सोशल गैदरिंग हो नहीं सकता है। तो वो लोग के दिमाग में अल्टीमेटली आया कि किसी तरह से, चूँकि वो लोग बहुत ओल्ड एज में हैं, काफ़ी ओल्ड एज में वो लोग भी हैं, और कपड़ा धोने का समस्या उन लोग को बहुत हो रहा था। ठीक है, तो ये लोग प्लानिंग की हुई थी कि किसी तरह से एक वॉशिंग मशीन उन लोग को दे दिया जाए गिफ्ट के तौर पे। अब उसमें से भी दोनों में चल रहा था कि कौन करेगी, कैसे आएगा, नहीं आएगा। ये मैं जब उस दिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे का वॉल्यूम देखे होंगे, जो लोग वो जानते होंगे, वो बातें मैं आपके सामने रखा था। तो ये लोग परेशान थी, ये जो हो नहीं रहा था। और मेरे लिए सही पूछे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसलिए कि मेरे अधिकतर डीलर लोग कहीं ना कहीं कोई शोरूम के मालिक हैं, बस गाड़ी उठाना है और लेके चले आना है। पैसा तो मेरा लगभग जगह बाकी रहता है भी, पड़ा हुआ भी है, कोई मना नहीं करेंगे। और मेरा ऐसा कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन रहा है कि कस्टमर के कष्ट को हमेशा मैं समझ के चला हूँ। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जाहिर से कोई व्यापारी करेगा नहीं। ऐसे ऐसे कस्टमर ने जो 2 लाख और 2.5 लाख रुपया एक लंबे समय से रखे हुए, उनके पास मैं गया हूँ, वो 10,000 दिए हैं। एक तो मैं पटना से गाड़ी चला के गया, मतलब मधुबनी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी चला के गया पटना से मधुबनी, रात के 2 बजे स्टार्ट किया, सुबह में पहुँचा वहाँ पे 7-8 बजे, उनके घर पे गया और वो बेचारे अपनी परेशानी को बताए और किसी तरह से 10-11 हज़ार रुपया हमको दिए। सोचिए ना, 10-11 हज़ार में तो आने जाने का पेट्रोल ही 3-4 हज़ार रुपया, और एक लड़का को साथ में लेके गया था। तो फिर भी मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कस्टमर है तो सब कुछ है। आज किसी के साथ खराब दिन है, जिंदगी भर किसी के साथ खराब दिन नहीं रहेगा। देखिए, बादल एक थोड़े से समय के लिए रहता है, कभी भी बादल 12 महीना नहीं रहता है। इस खराब वक्त को काटना जरूरी है। मैं हमेशा कस्टमर के दर्द को समझाऊं। और एक बात, ऐसा कस्टमर 2-2 साल पुराना पैसा हमको मिला है, सिर्फ मेरे व्यवहार के चलते। कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा व्यापार में। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है बिजनेस में अगर इस तरह का सिचुएशन को आप नहीं झेल सकते हैं, तो कृपया कर उधार मत दीजिए, रेट कम कर दीजिए, मार्जिन कम कर दीजिए, उधार मत दीजिए। ऐसा रेट दीजिए कि उनको उस रेट में माल कहीं नहीं मिले, घूम फिर के वो आपके पास नगद दे के ले जाए, आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा। देखिए, अब हुआ क्या कि यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग दूरी पे एक जगह है पुनपुन, उसके रास्ते में 2 और ग्राहक थे। लॉकडाउन के वजह से 3-4 महीने से लगभग आना जाना मेरा एकदम ठप था, मैं जाता होता नहीं था। बीच में बाकी था, एक जन के यहाँ पंखे का बाकी था, एक व्यक्ति के यहाँ बल्ब का पैसा बाकी था, और एक और व्यक्ति हैं जो शोरूम है उनका पुनपुन में, उनके यहाँ भी ज़्यादा नहीं 7-8 हज़ार बाकी था। तो मैं कुछ बल्ब रख लिया था, क्योंकि जादू बल्ब एक आइटम है जो मैं थोड़ा चीप रेट में बढ़िया क्वालिटी का बनाता हूँ। तो वो मैं कुछ बल्ब डिक्की में रख लिया, चला रास्ते में, किसी को कोई जानकारी नहीं दिया। ये लोग से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये दोनों बहन जो थी ना, सिर्फ फ़ोन पे बातें करते रह जाती, इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है।
मैं गया, रास्ते में एक दुकान तो बंद मिला, दूसरा दुकान में गया, उनके यहाँ ज़्यादा बाकी नहीं था, 3,500 बाकी था, काफ़ी लंबे समय से बाकी था, उनका कुछ माल भी नहीं बिका था। लेकिन बिजनेस में ये बात नहीं माना जाता है, माल बिके नहीं बिके, आप माल लिए हैं, एक टर्म एंड कंडीशन है, चलो 15 दिन 30 दिन या 45 दिन के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। सेल बेसिस पे सामान हम लोग नहीं देते हैं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन हर बात को बोलना भी उचित नहीं है। वो बोले कि सर देखिए ना, ये 1,000 रुपया ही बिका है, ये 1,000 रुपया। मैं चुपचाप से हंसते हुए अपने जेब में रख लिया, इफ न बट, कुछ नहीं। उसके बाद गया आगे, पुनपुन के जो ग्राहक है, जो सही पूछे तो जंगल में मंगल वो किए हुए हैं, माने हिम्मत की बात है कि जहाँ दूर दूर तक खेत और खलियान है, ना सामने कोई दुकान है ना पीछे कोई दुकान है, वहाँ पे वो एक अप्लायंसेस का अच्छा खासा शोरूम, ब्रांडेड कंपनी का शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। उनके यहाँ ग्राहक पूरे गांव के दूर दूर से आते हैं, और मानना पड़ेगा, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ग्राहक आता है, उनको फ़ोन करता है, वो घर से आते हैं, दुकान खोलते हैं और ग्राहक को सामान देते हैं, फिर दुकान बंद करते हैं, चले जाते हैं। वो जानते हैं कि दुकान खोल के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उनके पास गया, उनको बोला कि ऐसा ऐसा सर एक वॉशिंग मशीन चाहिए, ससुर का ये है। मैं जो बात है स्पष्ट बता दिया, इसलिए कि देखिए मैं सब आदमी को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट होने का। और पर्सनल क्या है, इस पर्सनल में भी अगर आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग आपसे अपनापन महसूस करेंगे, कोई गलत काम तो नहीं है। तो मैं बताया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मेरी ये स्थिति अभी नहीं है कि मैं वॉशिंग मशीन खरीद सकूं। कीमत पता कि चला कि भाई 19,300 का है। वो बोले कि सब डीपी रेट में ही हम आपको दे देंगे, 18,000 रुपया नेट लगेगा। मैं बोला कि देखिए ऐसा है कि 7,600 रुपया तो बाकी है, चलिए ठीक। अब रहा सवाल बाकी रकम का, तो वो बोले कि एक काम कीजिए, 9 वाट वाला बल्ब आप लाए हैं तो वो आप हमको थोड़ा दे दीजिए। तो 200 रुपया के रेट से मैंने 24 पीस 9 वाट का बल्ब उनको दे दिया, चार्जिंग बल्ब। तो अब हो गया 10,000 का रकम, 8,000 फिर भी कम था। मैं बोला कि और भी 17 वाट का भी बल्ब है, कुछ और ले लीजिए ताकि पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, चूँकि पैसे देने की स्थिति में मैं फिलहाल नहीं, और ये काम भी करना है। देखिए दोनों बातें हैं। वो बोले कि आप वॉशिंग मशीन ले जाइए संजीव जी। बोले कि ऐसे कैसे ले जाए भाई, 8,000 रुपया आपका हम रखेंगे? आप ना मेरा हमको जानते हैं, आप हमको क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। आप कभी मेरे फैक्ट्री को नहीं देखे हैं आज तक, 3-4 साल हो गया। मैं कभी कभी आता हूँ, आपको सामान देता हूँ। वो बोले कि आप ले जाइए ना संजीव जी, मैं आपका वीडियो लगातार देख रहा हूँ। मैं बोला बाप रे बाप, मेरा वीडियो ही लगातार देख रहे हैं, तब तो हमको ही अच्छा से जान रहे हैं, मेरी स्थिति को समझ रहे हैं। वो बोले कि जाइए, इवन कि यहाँ तक वो वॉशिंग मशीन ठेला वाला को बुलाए। ठेला वाला भी उनका परिचित था। पटना में जिस घर में मेरे ससुर जी के फ्लैट में जाना था, ठेला वाला बोला कि यहाँ से 20 किलोमीटर का दूरी था, फिर भी बेचारा वो 600 रुपया मांगा। हमको 1,000 रुपया रास्ता में एक दिए थे एक व्यक्ति, 600 रुपया मैं उसमें से दे दिया। उसके बाद बारिश होने लगी, बैठाए, जो अपने लिए उनका खाने पीने का सामान कुछ रखे थे, ड्राई फ्रूट्स था, कुछ नीमकी वगैरह छाना हुआ था, उसमें से वो खिलाए हमको। और वो जाने नहीं देना चाह रहे थे, बोले थे बैठिए ना बैठिए ना। देखिए ये बात मेरे ज़िंदगी में आज से नहीं, विश्वास नहीं कीजिएगा, 30-35 साल से मैं इसका अनुभव किया हूँ। जहाँ कहीं भी जाता था, लोग इतना चाहते थे हमसे बातचीत करना कि हमको बैठा के रखते थे। मेरे पास बस एक ही चीज़ है, बात करने का तरीका, दूसरा कुछ नहीं। मैं कभी भी किसी को अपने बातों से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया। अब आइए चलते हैं। खैर वो वॉशिंग मशीन आ गया उनके घर में, और ये बहुत बड़ा जो समस्या था इसका एक समाधान हो गया। मुझे भी इस प्रकरण में रुपया तो लगा नहीं, सही पूछे तो 400 रुपया मेरे जेब में उल्टे नगद आया, मैं इस काम के लिए निकला था। खैर देखिए, बात थोड़ा करंट अफेयर्स पे करना बहुत ज़रूरी है। ये जो वॉशिंग मशीन वाला घटना है ना, थोड़ा सा समझिएगा कि इससे क्या आपको मिला, इससे क्या सबक मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रहा है। ये जो करंट अफेयर्स में आज वायरस जो है वर्ल्डोमीटर में भारत जो है वो नंबर 6 पे चला आया। हम लोग इटली को क्रॉस कर दिए। देखिए इटली क्या था, मात्र 6 करोड़ की आबादी,
हम लोग इटली इटली सुन रहे थे कि बहुत वहाँ वायरस फैला हुआ है, बहुत लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो। 6 करोड़ का पॉपुलेशन तबाह था, मात्र 6 करोड़ का पॉपुलेशन था इटली का पॉपुलेशन, वो तबाह था इस वायरस से। और हम लोग क्या किए, नंबर 7 से नंबर 6 पे आ गए और इटली चला गया नंबर 7 पे। और चाइना, जहां से ब्लैंक बोलना चाहिए, जहां से नंबर 17 से चाइना नंबर 18 पे चला गया। चाइना नीचे जा रहा है, भारत ऊपर जा रहा है। हम लोग अमेरिका के दोस्त वाकई एकदम सटने जा रहे हैं अमेरिका की तरफ। बहुत खतरनाक हमको लगता है स्थिति है। अब रास्ता में तो हमको कल कहीं नहीं दिखा कि वायरस भी कोई चीज़ है। थोड़ा सा पटना में लगा कि हाँ लोग थोड़ा अवेयर हैं, लेकिन बाईपास में जब चढ़ा तो वहाँ भी टेम्पू में एकदम खचाखच लोग भरा हुआ था। मतलब ऑटो जो होता है 3 व्हीलर, आगे के सीट पे 3-4 आदमी, पीछे में 4 आदमी, आगे ड्राइवर के अगल बगल, मतलब लग नहीं रहा था कि कोई, किसी के मुंह पे मास्क नहीं था। मतलब ये वायरस सिर्फ लग रहा है ना कि ये शहरी क्षेत्र में है। थोड़ा सा शहर से नीचे उतरिए, ग्रामीण भी नहीं कहेंगे, सेमी अर्बन कह सकते हैं, वहाँ पे वायरस का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे पब्लिक एकदम, ना कोई दुकानदार के मुंह पे मास्क, ना कोई ग्राहक के मुंह पे मास्क, ना कोई 2 गज की दूरी, कुछ नहीं। वो लोग एकदम, हमको लगता है कि जो लोग कहते हैं कि वायरस कुछ है नहीं, असल में हमको लगता है कहीं कहीं बात ठीक है क्या। अगर कुछ होता तो ये लोग इस तरह से नहीं मूव करता। जब तक लॉकडाउन था, मैं पूछा कि क्या यहाँ की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी लॉकडाउन में, तो नहीं सर, लॉकडाउन में दुकानें बंद थी। दुकानें जो खुल गई है ना, तो पब्लिक एकदम पूरा भीड़, वो ठेला पे कोई चाट खा रहा है, कोई पकौड़ा खा रहा है, कोई गुपचुप वाला उसमें हाथ डाल रहा है बार बार। मतलब लग रहा था कि हम थोड़ा फ्लैश बैक में चले गए 6 महीना पहले। हम लोग इतना डरे हुए हैं, इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये हाथ धोना, ये मास्क लगाना, ये 2 गज की दूरी, कहाँ है भाई। जो मेन पॉपुलेशन है, आम आदमी, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, कहीं वायरस नाम का चीज नहीं दिख रहा है। लोग कहते हैं न्यूज में, कल के न्यूज में 2 इंटरेस्टिंग, एक अच्छा भी और एक बुरा भी, दुखदायी भी। देखिए, सुनने में आ रहा था कि दिल्ली के अस्पताल में बेड बहुत खाली है, 5000 बेड उपलब्ध है। एक बुजुर्ग कल एक बेड के लिए 5 हॉस्पिटल में गए। इवन की कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया बेड के लिए। बुजुर्ग, उनकी मौत हो गई सुनवाई के पहले। कोर्ट में जब सुनवाई का वक्त आया, उसके पहले वो प्राण त्याग दिए। बताइए, ये कैसा बेड है जो दिखाई नहीं दे रहा है हॉस्पिटल के लोगों को। मतलब ये बेड भी वायरस की तरह है क्या? वायरस जैसे दिखाई नहीं देता है, बेड भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन 5000 बेड है, 5000 बेड है, और एक व्यक्ति बेड के लिए 5 हॉस्पिटल में जा रहा है और उसको बेड नसीब नहीं हो रहा है, वो मौत हो जा रहा है उसका। ये बेड क्यों नहीं दिखाई देता है? आम आदमी को नहीं दिखाई देगा, हॉस्पिटल के लोग को तो दिखाई देना चाहिए। क्या ये बेड रिजर्व करके रखा हुआ है किन्हीं खास लोगों के लिए? हमको तो लगता है अगर सरकार बोल रही है, दिल्ली सरकार, कि 5000 बेड है, इसका मतलब बेड है। सरकार गलत डेटा नहीं देगी। हॉस्पिटल के लोग हमको लगता है रिजर्व करके रखे हुए हैं कि आम आदमी तो इसका पैसा देगा नहीं, तो खास आदमी तो पेमेंट करेगा एक दिन का अच्छा खासा, तो इसको रिजर्व रखे रहो खास आदमी के लिए। आम आदमी बेमौत मारा जाएगा। आज सही पूछे तो मौतें तो हो रही हैं, होती थी और हो भी रही हैं। ये जो डेटा आ रहा है ना मौत का, ये सिर्फ वही डेटा है जिनकी जांच हो पाई है कि वजह क्या है इनके मरने का। मौतें तो हो रही हैं, वजह स्पष्ट नहीं है। बहुत खराब स्थिति है। इसीलिए कुछ चीज जो है वो भविष्य में, सही पूछिए तो लंबे समय तक अब बंद हो जाएगा। मैं एजुकेशन सिस्टम पे आता हूँ, बहुत चर्चा सुन रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सॉल्यूशन नहीं है एजुकेशन का। ना ऑफलाइन यानी स्कूल अब सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका बुनियाद डैमेज हो जाएगा, भविष्य क्या रहेगा? खत्म हो जाएगा भविष्य। ऑफलाइन अब सॉल्यूशन नहीं है। एक लंबे समय तक वेट टिल द वैक्सीन कम, आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो स्कूल का ऑफलाइन सिचुएशन अब नहीं है। आप खोल दीजिए स्कूल, बच्चे जाएंगे। साउथ अफ्रीका में स्कूल खोला गया,
मात्र 1 दिन में फिर से बंद कर दिया गया, इसलिए कि ये सॉल्यूशन है ही नहीं। रहा सवाल ऑनलाइन, ऑनलाइन भी सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है इसकी चर्चा मैं करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगा, और ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिसमें आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा और बच्चे इतना बढ़िया पढ़ेंगे कि उसका हिसाब नहीं। और ये जो बंदिश है ना स्कूल के लिए, जो सुबह सुबह 4 बजे सुबह से माँ बाप जो लाइन में लग के रोड पे बच्चों को बस के लिए लेके जाते हैं, अपना भी नींद हराम, बच्चे का भी नींद हराम, और बच्चा 2 घंटा बस में ट्रैवल करके स्कूल पहुंचता था। ये सब जो इतना बड़ा काम हो रहा था, ये वायरस आके सबको बंद कर दिया। सही पूछिए तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई रोजगार खुल गए साहब, बहुत रोजगार है, उसकी भी चर्चा करूंगा। एक रोजगार नहीं है, एक बंद हुआ है, कई रोजगार खुल गया है, उसकी भी चर्चा करूंगा। देखिए एक चीज आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति कल हमको लिखे कि BLDC फैन के बारे में वाटेज की बात कर रहे हैं। भाई साहब एक चीज बताइए, आप कौन बहुत बड़ा ब्रांड है, पहले ये नाम बताइए। क्या आप गिने चुने टॉप 3 ब्रांड में आपका नाम है? नहीं है। आप जो माल बनाते हैं क्या टॉप 3 ब्रांड में वो आता है? नहीं आता है। तो ये BLDC फैन मालूम है, इसका कम से कम कीमत भी होगा तो 2500, कितना भी कम कर देगा। उसमें वायर ही, उसका मोटा मोटा स्टेटर है, बड़ा है, वायर ज़्यादा लगता है, सर्किट लगता है, LED लोग लगाता है, रिमोट कंट्रोल होता है, उसका कॉस्ट ऑलवेज ज़्यादा होगा। जिसका बेसिक प्राइस 2-2.5 हज़ार होगा, उस सेलिंग प्राइस उसका 3-4 हज़ार भी हो सकता है। और एक बात जान लीजिए, 3-4 हज़ार जो खर्चने वाला व्यक्ति है ना, आपका पंखा ना लेगा, वो टॉप 3 ब्रांड को खोजेगा। संख्या उनकी कम है। आपका जगह दूसरा है साहब, आप किसके लिए काम कर रही है बताइए? आम आदमी के लिए काम कीजिए, आपके लिए वही जगह है, वहां से आप बेस बनाइए, वहां से आगे बढ़िए। और ये आम जनता आज LED लाइट नहीं खरीद पाता है, सच पूछिए तो। नहीं विश्वास है, आप थोड़ा सा मूव कीजिए, थोड़ा सा शहर से नीचे उतर के दुकान में घूमना चालू कीजिए। ये जो आम आदमी है ना, आज भी वो 5 रुपया का बल्ब को 10 रुपया में खरीदता है। जो 100 वाट का बल्ब होता है, वाटेज वहाँ मायने नहीं रखता है, पैसा वहाँ मायने रखता है। ये जो 100 रुपया का LED बल्ब 9 वाट का बेचा जाता है 90 रुपया, 50 रुपया, नो गारंटी वाला कह रहे हैं कि 30 रुपया, वो भी आम आदमी नहीं खरीद सकता है। जो आम आदमी जिसकी संख्या सबसे अधिक है, जो गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है, सरकार को बनाने का, वो हर एक रैली में सबसे ज़्यादा वही देखा जाता है, और हर चीज़ में वही आम आदमी है। और ये आम आदमी अगर दुनिया में ना हो ना, तो ये खास आदमी का रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इनके घरों में गंदगी फैल जाएगी, उसको साफ करने वाला नहीं होगा। इनका घर बहुत बड़ा बड़ा होता है, 1-2 कमरा के मकान में तो ये लोग रहते नहीं हैं, कई तल्ले की मकान होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम लेना बेकार है। तो इनके घर को मेंटेन करने वाले कौन होते हैं? यही आम आदमी लोग होते हैं। तो इनके बारे में सोचिए। आप टॉप 3 में नहीं आते हैं, वाटेज को गोली मारिए। यह आम आदमी वाटेज नहीं देखता है, यह आम आदमी पहले देखता है कि तुरंत कितना पैसा लगेगा। 1000 रुपया में पंखा मिल जाए वो उसको खरीदना चाहेगा। वो 3000 और 4000 का पंखा वाटेज में, भले 27 वाट हो, भले वो 20 वाट क्यों नहीं हो, उसको क्या मतलब है? उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी के लिए काम कीजिएगा, ज़्यादा सुखी रहिएगा। ये BLDC फैन छोड़ दीजिए खास व्यक्ति के लिए, और ब्रांडेड कंपनी के लिए छोड़ दीजिए। आइए नीचे उतरिए, आम आदमी के लिए काम कीजिए। सबसे ज़्यादा आप सुखी तब रहिएगा जब आप आम आदमी को संतुष्ट कर दीजिएगा। वहाँ पे काम बहुत पड़ा हुआ है। आज देखिए, सही पूछिए तो मैं जो वॉशिंग मशीन खरीद के लाया ना 18,000 का, ठीक, उसका मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं। चलिए, उसके अंदर जो चदरा लगा हुआ है, कवर से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए कवर का कितना होगा वजन, हम कहते हैं टोटल अगर उसके अंदर लोहा हुआ, पूरे मशीन का ही वेट हम समझते हैं 10-12 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। आराम से 2 आदमी पकड़ के रख दिया, ठीक है, 10-12 किलो का मशीन पकड़ लीजिए। अगर 10-12 किलो लोहा ही उसको पकड़ लीजिए, 40 रुपया रेट का लोहा पकड़ लीजिए, तो 600-700 का उसके अंदर लोहा लगा हुआ है। मान लीजिए कि उसमें एक मोटर होगा, मोटर में हो सकता है आधा किलो कॉपर होगा। आधा किलो कॉपर का दाम कितना होगा? 300 रुपया।
अधिक से अधिक 300 रुपया पकड़ लीजिए। अल्मुनियम हुआ तो क्या रेट है भाई अल्मुनियम का, हम 200 रुपये किलो भी पकड़ लेते हैं, तो क्या वजन होगा, आधा किलो 1 किलो वजन पकड़ लीजिए, 200 रुपया मतलब लगभग अभी 1000 रुपया पे पहुँचे हैं। अब आइए थोड़ा सा जो उसका माइक्रो प्रोसेसर सर्किट होता है, जो ब्रेन होता है, उसका ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट्स लगा हुआ है, आप कहीं से भी उस सर्किट परचेज कीजिएगा 1000-1200 में, क्योंकि आप मशीन बनाइएगा तो जाहिर सी बात है किसी मैन्युफैक्चरर, तो 1000-1200 में सर्किट आ जाएगा। ब्रेन आ गया, कैबिनेट हो गया, सब कुछ हो गया, वॉशिंग मशीन 1500 से 2000 में सारा कॉस्ट लेकर रेडी हो जाएगा। हम 2000 नहीं पकड़ते हैं, हम 5000 पकड़ लिए। चलिए आपका बहुत सारा एक्सपेंडिचर को और बढ़ा देते हैं, 5000 पकड़ लिए, फिर बेचा जाता है 18000 रुपया में। आप सोचिए, आप इसको अगर, अच्छा इसमें है क्या जो आप नहीं बना सकते हैं? ठीक है, आप मोटर, आप चलिए असेंबलिंग से स्टार्ट करते हैं। हम नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम असेंबलिंग तो कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा था, कुछ असेंबलिंग कर रहा था, कुछ बना रहा था, जैसे कॉइल बनाता था, बाकी चीज़ों में अब जैसे बना बनाया कवर ले लेता था। काम देखिए कैसे खुलता है, हम बताते हैं आपको। वॉशिंग मशीन अगर आप बनाना चालू कर दीजिए, मैं एक छोटा सा, आप वॉशिंग मशीन को मत पकड़ के बैठ जाइए। वॉशिंग मशीन हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, घबराइए मत, कोई ऐसा नहीं है। ब्रांडेड बिकेगा 18000 का और आप बेचेंगे 8000 का, आम आदमी के घर में जाना चालू हो जाएगा। और जिस दिन आपके प्रोडक्ट को आम आदमी छू दिया ना, डिमांड फुलफिल करना असंभव, एक वर्ड है इम्पॉसिबल। आप आम आदमी के लिए काम करने के लिए जिस दिन उतर जाइएगा, आप व्यस्त हो जाइएगा, इतना व्यस्त हो जाइएगा कि 12 महीना सीजन रहे चाहे नहीं रहे, आपका कारखाना चलते रहेगा। दावे के साथ मैं कहता हूँ, सीलिंग फैन इतना बड़ा काम, मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानता हूँ। मेरे पास बहुत कारणों से मैं ये सब चीज़ पे नहीं जा सकता हूँ कि मैं वॉशिंग मशीन बनाने लगूँ ये, लेकिन आप लोग के पास अगर ये सब सुविधा मौजूद है, फंड कभी प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। और फंड के लिए कभी भी बैंक के चौखट पे भूल से भी कदम मत रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो वही स्थिति होगी जो मेरी हुई। मेरी सबसे पहली गलती क्या हुई, मैं बैंक में गया, अगर मैं लोन कभी लेता ही नहीं बैंक से, कभी इसके पहले का जितना भी बिजनेस किया, मुझे बैंक की लोन की कभी आवश्यकता नहीं थी और मैं बहुत खुशहाल था। बैंक के लोन ने मुझे क्या दिया, ये धोखाधड़ी ने मुझको डायबिटिक बना दिया। इस डायबिटिक के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 2015 से मैं डायबिटिक हूं, लगभग 5 साल हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने डायबिटीज का चेकअप कराया था, डॉक्टर से मिला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जरूरी है। डॉक्टर साहब ने उस समय जो दवा दी थी मुझे दैट टाइम, वही दवा आज तक खा रहा हूं। और शायद ही कोई ऐसा डायबिटिक व्यक्ति होगा, देखिए डायबिटीज होता किसको है मैं बताता हूं, आम आदमी को जनरली डायबिटीज नहीं होता है। आप थोड़ा कम एक्टिव रहेंगे तो आपको डायबिटीज होगा, ठीक है आप। लेकिन क्या है कि जब हम लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, या आपको कोई चिंता होगी, आप बहुत बड़ी चिंता में चले गए, तो चिंता भी डायबिटीज का बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर लोगों का कहना है कि चिंता से भी डायबिटीज होता है। हमको जो डायबिटीज हुआ ना, उसके पीछे मेन कारण ये आईसीआईसी बैंक का धोखा था। यहाँ के लोग जो धोखाधड़ी की, आप वॉल्यूम 1 कृपया कर देखिएगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। काफ़ी मैं उस वॉल्यूम को जो बनाया था ना, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे चेहरे पर हो सकता है हंसी आपको कहीं नहीं दिखाई दे। उसके बाद से देखिएगा मैं काफ़ी यूज्ड टू होते जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करते हुए। दिन भर आप लोगों का जब मुझे संदेश मिलता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो काफ़ी हिम्मत होता है, फिर मैं लग जाता हूँ। और मुझे तो कोई फिलहाल काम नहीं है। तो देखिए, मैं एक बार जो पहली बार डॉक्टर को दिखाया था डायबिटीज, और उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, मैं आज तक वही मेडिसिन खा रहा हूँ। चेकअप जो फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके बाद से एक बार तब चेकअप हुआ जब वीरेश शर्मा आईसीआईसी बैंक के आए थे और हमको 2 घंटा लगातार धमकाए थे। दिन के 1 बजे वो आए थे और 3 बजे दिन तक वो धमका रहे थे। मैं अमूमन 2 से 2:30 बजे तक खाना खा लेता था, ठीक है। खाना नहीं वक्त पे मिला, मैं धीरे धीरे मेरा शुगर गिरने लगा था। और उस वक्त चूंकि देखिए, एक चेकअप में मेरे पास
घर में मेरे फादर भी डायबिटिक हैं, तो चेकअप करने का जो होता है एकू चेकअप, वो सुविधा है घर में, लेकिन एक स्ट्रिप एक चेकअप में कम से कम 15 रुपये का तो कॉस्ट आता है ना। मैं 1 रुपया खर्च करने के पहले 1 लाख बार सोचता था कि रुपया की मैंने इतना, जो आदमी इतना अच्छा जिंदगी जी रहा था, मतलब बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था, वो इस बैंक लोन और इस ICICI बैंक की धोखाधड़ी के चलते बर्बाद की स्थिति में आ गया। मैं उसके बाद दूसरा चेकअप मेरा हुआ था 2019 में, जब ये वीरेश शर्मा आके धमकाए थे। सेकेंड टाइम मेरा तब चेकअप हुआ था, मई जून का शायद महीना था, 2019 की बात है। उसके बाद मैं कोर्ट में गया था केस उस लेके, दूसरा चेकअप तब। और लेकिन दवा आज भी वो न्यू ट्राई ग्लूकोरेट फोर्ट जो दवा डॉक्टर साहब उस समय जो हमको प्रिस्क्राइब किए थे, वो दवा मैं आज तक खा रहा हूँ। और डायबिटीज की वजह से हुआ क्या था कि मेरा एक हाथ का कोई नस में पेन स्टार्ट हो गया था। वो बोले कि इसके पीछे भी शुगर ही कारण है, और वो एक दवा दिए थे प्रीगैबलिन, शायद 75 mg या माइको करके कुछ दवा है, उसका भी जेनरिक वर्जन में लेता हूँ, सस्ता पड़ता है, PG नर्व के नाम से आता है जेनरिक में, क्योंकि उसका इथिकल में जाते थे तो बहुत महंगा आता था, लगभग 130-40 रुपया का 10 टैबलेट आता था, और जेनरिक में वो 50 रुपये के आसपास आता है। बस रोज रात में एक PG नर्व, उसके बाद से ये पेन खत्म हो गया। और शुगर कंट्रोल करने का मेरा अपना एक विधि है, वो विश्वास नहीं कीजिएगा, देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। जब मैं इस स्थिति में आया कि मैं खर्च बार बार नहीं कर सकता हूँ, हर महीने डॉक्टर से चेकअप, हर 3 महीने पे ये चेकअप, H1BC का चेकअप, ये चेकअप, बड़े बहुत मेरे रिश्तेदार लोग हैं जो डायबिटिक हैं, वो हर महीने आते हैं पटना में और 2000 डॉक्टर का फीस देके चेकअप कराते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब एक बार में उनका 6-7 हज़ार का बिल बन जाता है। और उसके बाद काफ़ी कंसेस हैं, इतना कंसेस कि धीरे धीरे करके वो इंसुलिन पे उतर गए। मुझे आज तक नौबत नहीं आया। मैं कंट्रोल करने का विधि, देखिए जब मैं IAS की तैयारी करता था ना, तो काफ़ी पढ़ाई लिखाई कससे से हो रहा है, मैंने जो रिश्ता है वो तो समझिए कि बहुत बचपन से जुड़ गया था, वो लाइब्रेरी से। लेकिन IAS के दौर में मैं बहुत चीज़ पढ़ना चालू कर दिया था, मतलब जनरल स्टडी के लिए जो भी नॉलेज, उसमें एक मैगजीन था निरोगा धाम, आयुर्वेदिक मैगजीन था, उसका मैं सब्सक्राइबर बन गया था और उसको लगातार पढ़ता था। वो मैगजीन के बातें आज भी मुझे काफ़ी काम आती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी, और वो है तुलसी। 4-5 पत्ता सुबह और 4-5 पत्ता शाम, और रात में सोने के पहले दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के पी लीजिए। कोई वायरस आपका कुछ नहीं कर पाएगा। परिवार के हर लोग को, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए, आपसे नम्र निवेदन है हर लोग को, ये तुलसी और ये काढ़ा डेली पिलाइए। अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातों को कृपया कर फैलाने में सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। आशा है आपका दिन बहुत अच्छा बीते। नमस्कार, धन्यवाद।